सुरभि की नई नई शादी हुई होती है। वो अपने ससुराल आती है, जहाँ सुरभि का पति अजय और सुरभि की ननंद छाया रहते थे। उसकी ननंद घर का एक भी काम नहीं करती। ये देखकर भी वो अपनी ननंद से कहती है, अरे छाया, मैं घर के सारे काम करती हूँ। तुम ना ही मेरे घर के कामों में मदद करवाती हो और ना ही अपना कोई काम करती हो। अरे घर में बैठे हो तो अपने लिए कुछ सोच लो ना। कम से कम अपने भाई को देखो, वो कितनी मेहनत करते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं। हाँ तो क्या हुआ, माँ पिताजी के जाने के बाद भैया ही तो हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। और अगर भैया मेरा ख्याल रखने के लिए काम करे, मेहनत करे, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? या फिर आपको इस बात से ज्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ, क्योंकि आप बस अपने पति के साथ रहना चाहती हो? यही ना असल बात तो यही है, बोल दीजिए साफ साफ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही सही, लेकिन गलत क्या है? तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तक ना ही तुम्हारी शादी हुई है और ना ही तुम कुछ अच्छा कर रही हो जिस वजह से तुम्हारी शादी के लिए रुक भी जाए। देखो, मैं और तुम्हारे भैया जितने अच्छे दिल के हैं ना, उतने लोग नहीं है। अगर अपनी कुंवारी ननद को अपने घर में रख रहे हैं तो बस इसी मकसद से रख रहे हैं कि मेरे घर के कामों में मदद कर सके। लेकिन तुम ना ही मेरी मदद करती हो, ऊपर से तुम मुझे धौंस भी जमाती हो कि तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारा भाई कमाता है। तो एक बात जान लो तुम भी, तुम्हारा भाई कमाता है ना, तो वो मेरा भी पति है, इसलिए अपने पति पर मेरा पूरा हक है। हे भगवान, कैसी भाभी मिली है मुझे। एक भाभी होती है जो कि अपनी ननद के लिए सब कुछ करती है, खाना पानी लाती है, अपनी ननद से बहुत प्यार करती है। और एक मेरी भाभी है जो मुझे प्यार करना तो दूर, प्यार से बात तक नहीं करती है। और शादी किए हुए भी महीना भर नहीं हुआ, अपनी कुंवारी ननद को देखकर जल रही है कि वो अपने भाई के घर पर क्या कर रही है। अरे आज तक भैया ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि अब मेरी शादी करवा देनी चाहिए, और कल ही आई हैं आप मेरी शादी करवाना चाहती हो? देखो, घर में कुंवारी लड़की को बिठाना अच्छी बात नहीं है, और तुम तो 25 साल से ऊपर की लग रही हो। तुम्हारी शादी हो जाए ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपना घर संभालो, तुम वहाँ जाओ ना। तुम यहाँ क्या करोगी? अपनी भाई के घर में रहने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा? अगर आपको यही अकल रखनी है और मुझसे ऐसे बात करनी है तो अब आप मेरी एक बात सुन लो। ये मेरे भाई का घर है, मैं यहीं पर रहूंगी। आप मुझे टोकने वाली या बोलने वाली कोई नहीं होती हो, और जब मेरा मन होगा मैं तभी शादी करूंगी, क्योंकि आपको ये कुंवारी ननद ही झेलनी पड़ेगी, वो भी जब तक मैं चाहूंगी। कितनी बदतमीज हो तुम छाया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। बात करने तक की तमीज नहीं है। खैर बोलू भी क्या, तुम्हारे भैया तो काम के लिए चले जाते हैं, यहाँ घर पर पड़े पड़े तुम यही तो सीख रही हो, बदतमीजी करना, बड़ों से जुबान लड़ाना। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी बदतमीजी को भी ना सुधार दूंगी और तुम्हें भी सुधार दूंगी। इसलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली इस घर में। कोई बात नहीं भाभी, आप यहीं पर रहो और मैं भी यहीं हूँ। देख लेते हैं किसकी मनमानी चलती है और किसकी नहीं। आखिर जितना घर ये आपका है उससे कई ज्यादा मेरा है, और वो भी कई सालों से। इसलिए मेरे ऊपर धौंस जमाने की सोचना भी मत। सुरभि को अपनी कुंवारी ननद की बहुत चिंता होती रहती, लेकिन छाया पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी धुन में ही मगन थी। कुछ दिनों बाद छाया रात के समय खिड़की से चोरी छुपके घर आती है। तभी सामने उसे सुरभि खड़ी मिलती है। सुरभि को देखकर छाया बोलती है, आपको कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब मेरे सर पर ही खड़ी रहती हो। अरे अब क्या कर दिया मैंने जो आप यहाँ पर खड़ी हो? अपना काम भी कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि मेरी निगरानी ही करनी हो आपको। तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? इतनी रात तक तुम बाहर क्या कर रही थी? तुम्हारे भैया को मैंने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अरे थोड़ा तो सोचो ना अपने भैया के बारे में। जो भी सोचना है आप वो सोचो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, जिस समय आना होगा मैं आऊँगी, ठीक है? सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सुरभि अपनी कुंवारी ननद के बारे में काफी कुछ सोचती है, लेकिन सब कुछ छाया को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने घर का काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन अनीता आती है। अरे सुरभि बहू, घर का काम तू अकेले कर रही है, तेरी ननद कहाँ है? कुंवारी ननद तेरी मदद नहीं करती क्या घर के कामों में, या फिर तू अकेले ही घर का सारा काम करती रहती है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छाया तो मेरी बहुत मदद करती है, लेकिन मैं उसे कुछ करने ही नहीं देती हूँ। अब वो जितने दिन अपने मायके में है चैन से रह ले, शादी हो जाएगी तो वो वहाँ पे काम संभालेगी, इसलिए मैं उससे कोई काम नहीं करने देती हूँ।
वैसे आप यहाँ कोई काम था क्या आंटी जी आपको? तू अपनी ननद की सारी गलतियों को ढकने लग गई। अरे मैं जानती हूँ तेरी ननद को अच्छे से, वो घर का एक काम नहीं करती है। पहले भी तेरा पति घर के सारे काम करके जाता था, फिर ऑफिस में बेचारा काम करता, वहाँ से थका हारा घर आता था और घर के काम में लग जाता था। कभी भी छाया एक काम में मदद नहीं करवाती थी और अब वो तेरे साथ भी यही करती है। मैं तो बस यही बताने आई थी। तेरी ननद को उस लफंडर चंदर के साथ देखा था मैंने, तो सोचा तुझे बता दूं। अनीता ये सब कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुरभि को अपनी ननद की काफी चिंता होती है और वो खुद से बात करते हुए बोलती है, मुझे अपनी कुंवारी ननद के बारे में कुछ सोचना ही होगा, क्योंकि छाया को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो कुछ भी कर रही है, लेकिन अगर कुछ गलत या फिर उटपटांग हो गया तो हम क्या करेंगे? छाया की मैं भाभी हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ सोचना ही होगा। सुरभि सारी बातें अपने पति अजय को बताती है। अजय भी सुरभि को समझा देता है। अब छाया की शादी के लिए लड़के देखना शुरू किए जाते हैं। ये बात जब छाया को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने भैया भाभी से कहती है, ये सब क्या है? आप लोग मेरे लिए लड़के देख रहे हो और इस बारे में मुझे किसी ने कुछ बताया तक नहीं। मुझे पता है भैया, ये सब जरूर भाभी ने ही आपको बोला होगा, वरना आप मुझसे बिना पूछे ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। भाभी, क्या आपको अपनी कुंवारी ननद अच्छी नहीं लगती है क्या, जो आप मेरी शादी करवाना चाहती हो? ये सब तेरी भाभी ही नहीं बल्कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी हो। अरे हर भाई का अरमान होता है कि वो अपनी बहन की शादी करवाए, और तेरी इतनी उम्र हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है तू मेरी बहन नहीं मेरी बेटी है, और तेरा कन्यादान मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ, इसलिए तेरी शादी तो होगी। लड़का मैं देख रहा हूँ, मुझे जैसे कोई अच्छा लड़का मिलता है मैं तेरी शादी करवा दूंगा। छाया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। छाया शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उटपटांग चीजें करने लगती है। ये सब कुछ सुरभि अच्छे से समझ जाती है। कुछ दिनों बाद छाया घर से भाग रही होती है, तभी उसे अजय देख लेता है। अजय देखकर वहीं पर गिर जाता है और रोते हुए छाया से कहता है, क्या करने जा रही थी तू? मुझे नहीं पता था कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह जाएगी जो तू ऐसे कदम उठाएगी। पता है, जब माँ पिताजी इस दुनिया से चले गए थे और तेरे लिए सिर्फ मैं था, तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहन का भाई नहीं पिता बन के रहूंगा, माँ बन के रहूंगा। हमेशा तुझे दुनिया की सारी खुशियां ला कर दी, तेरे लिए कितना कुछ किया, दिन रात खटता रहा, परेशान होता रहा। सोचा था मेरी बहन की शादी होगी, वो ससुराल जाएगी ना और खुश रहेगी, तो उसको देखकर मेरे सारे दर्द मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन तूने क्या किया? मेरी इज्जत को तार पे रखकर इस घर को छोड़ के भागना चाहती थी। तुझे भागना है ना? हाँ, भागना चाहती है ना तू? ठीक है, तू भाग यहाँ से, जा यहाँ से। तुझे जो करना है तू कर। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो हमेशा तेरे लिए किया, लेकिन आज तूने अपने भाई का दिल दुखाया है। छाया, मैं और तेरे भैया तेरा बुरा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि तू जहाँ रहे खुश रहे, और मुझे पता चला कि तू उस गली के लफंडर चंदन के साथ घूमती है। वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हम तेरी शादी करना चाहते हैं। लेकिन तुझे अपने भैया भाभी इतने ही गलत लगते हैं, तो तुझे जो करना है तू कर सकती है। छाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद कंवारी ननद अब शादीशुदा ननद बन जाती है। कुसुम एक लालची पुलाव वाली थी। उसके हाथों में जादू था, जिसके कारण उसके ढाबे का पुलाव खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। लेकिन उसके लालची स्वभाव के कारण कई बार ग्राहकों से उसकी बहस भी हो जाती थी। एक दिन वो अपने ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है। कुसुम बहन, ये सब क्या है? आप चावल के पुलाव बनाती है या कंकड़ के? तुम फिर सुबह सुबह मुझसे बहस करने आ गए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अगर तुम्हें मेरे ढाबे के पुलाव से ज्यादा परेशानी है तो मत ले जाओ। मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की है कि तुम मेरे ढाबे से ही पुलाव लेकर जाओ। ये कैसी बात हुई कुसुम बहन? हम तुम्हारे सबसे पुराने ग्राहक हैं और आप हमसे ऐसे बात कर रही हो। आपको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही? देखो, तुम जाओ यहाँ से, बिना बात के मेरा टाइम खराब मत करो। मुझे पुलाव बनाने दो, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। अपने जीवन में बहुत सी लालची औरतें देखी है मैंने, लेकिन आज तक तुम जैसी नहीं देखी। तुम पुलाव वाली नहीं बल्कि एक लालची पुलाव वाली हो। देखो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, समझे? सुबह सुबह मेरा फोकट में टाइम खराब मत करो। निकलो यहाँ से। जा ही रहा हूँ, लेकिन देख लेना, एक दिन तुम्हारा ये ढाबा बंद ही हो जाएगा। आखिर पुलाव के लिए कंकड़ वाले चावल जो इस्तेमाल करती हो तुम, आज तो मैं ही बोल रहा हूँ, कल को 4 लोग और बोलेंगे। किस किस को जवाब दोगी तुम?
वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कुसुम फिर से पुलाव बनाने लग जाती है। इतना सुनने के बाद भी कुसुम पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो फिर से कंकड़ वाले चावलों का ही इस्तेमाल करती है पुलाव बनाने में। समय बीतता है। तभी एक दिन वो जैसे ही पुलाव बनाने के लिए चावल का डिब्बा खोलती है तो उसमें कम चावल देखकर वो परेशान हो जाती है। अरे आज तो चावल बहुत कम है पुलाव बनाने के लिए। अब क्या करूँ मैं? थोड़ी देर में ग्राहक भी आते होंगे। एक काम करती हूँ, आज के पुलाव डबल रेट पर बेचती हूँ। जिसको मेरे हाथों के पुलाव खाने की आदत होगी वो तो डबल रेट पर भी लेकर जाएगा। अपने हाथों के हुनर का कुछ तो फायदा उठाऊं। कुसुम इतना कहकर बचे हुए चावल का पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है और अपनी लालच के चलते वो बनाए पुलाव को डबल दामों में बेच देती है। दिन बीतते हैं। तभी एक रोज वो बहुत सारा पुलाव बनाकर रख लेती है, लेकिन बारिश होने के कारण हर जगह पानी भर जाता है और उसके ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आ पाता। देखते देखते 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसके ढाबे पर ग्राहकों का नामो निशान नहीं होता। तभी एक रोज उसकी पड़ोसन कमला उसके ढाबे पर आती है। कुसुम बहन, मेरे पोते के लिए थोड़ा पुलाव पैक कर दो। आज मेरे घर में गैस खत्म हो गई है। बेचारे को बहुत भूख लगी है। हाय राम, इतने दिन से कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, इसके चलते मैंने आज पुलाव नहीं बनाया और जो है वो 4 दिन का बासी है। अब क्या करूं? लेकिन ऐसे कैसे जाने दूं? इतने दिनों के बाद तो कोई ग्राहक दिखाई दिया है। एक काम करती हूँ, बासी पुलाव को ही तड़का मार के दे देती हूँ। क्या पता चलेगा, इतनी बारिश के मौसम में खराब थोड़ी ना होगा। क्या हुआ कमला बहन, तुम तो ऐसे सदमे में हो गई मानो तुमसे कोई पुलाव नहीं तुम्हारी जान मांग ली हो। पैसे लेकर आई हूँ, घबराओ मत, उधार लेने नहीं आई हूँ। ऐसी बात नहीं है कमला, अगर तू उधार लेने आई होती तो भी मैं तुझे दे देती। आखिरकार तू तो मेरी पड़ोसन है। तू यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए पुलाव गरम करके लाती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, मेरा पोता भूखा है, मुझे जल्दी घर जाना है। कमला इतना कहकर ढाबे के आगे पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और कुसुम अंदर जाकर पुलाव में तड़का लगाने लगती है। कुछ देर बाद वो पुलाव को पैक करके लाती है और कमला को दे देती है। कमला पुलाव लेकर अपने घर आती है और अपने पोते को खिला देती है। थोड़ी देर बाद उसके पोते की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि बासी खाने की वजह से उसके पोते की तबीयत खराब हुई है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कुसुम के ढाबे पर जाती है। कुसुम, मेरे पोते के जीवन से मजाक करके तुमने अच्छा नहीं किया। जब तेरे पास अच्छा पुलाव नहीं था तो मना कर देती, मैं इंतजार कर लेती। लेकिन तुझे मेरे पोते को खराब पुलाव देने की क्या जरूरत थी? तू बहुत ही लालची पुलाव वाली औरत है, जिसे बस अपने पुलाव बेचने से और अपने लालच से मतलब है। देख, मुझ पर ना झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो तेरा जमीर जानता होगा कि तूने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन सच में तू बहुत ही लालची किस्म की औरत है। आज के बाद मैं तेरे ढाबे में कभी पुलाव लेने नहीं आऊंगी, लालची कहीं की। कमला इतना कहकर अपने घर लौट जाती है। वो गुस्से में घर के अंदर जा रही होती है। तभी कुसुम का बेटा हार्दिक कमला को आवाज देता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बड़ी जल्दी में है लगता है। माँ भी घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। जल्दी कोई नहीं बेटा, बस मेरे पोते की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए परेशान हूँ। और रही बात तेरी माँ की, वो तो अपने ढाबे पर है। क्या हो गया आंटी आपके पोते को? अब क्या बताऊँ बेटा, बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी माँ एक नंबर की लालची पुलाव वाली है। जितना ढाबा उसका चलता है ना, लोग उसके हाथ के बनाए हुए पुलाव को उतना पसंद करते हैं, ये उतना ही लालच दिखाती है। उसी ने बासी पुलाव खिला दिए मेरे पोते को, उसकी तबीयत खराब हो गई। आंटी जी ऐसा मत बोलिए, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। वो तो कितनी मेहनत से अपना ढाबा चलाती है। हाँ, तो मैंने कब बोला कि वो मेहनत नहीं करती है? लेकिन वो जितने मेहनत से अपना ढाबा चलाती है, उतनी ही मेहनत वो लालच दिखाने में भी करती है, जिसका परिणाम उसे एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आंटी जी आप? सही तो कह रही हूँ। अपने लालच के चक्कर में कभी कंकड़ वाले चावल खिला देती है, तो कभी दुगने दाम में बेचती है, तो कभी बासी पुलाव खिला देती है। लेकिन मुझे क्या, आज के बाद मुझे जाना ही नहीं है उसके ढाबे पर। कमला इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हार्दिक भी अपनी माँ के ढाबे की ओर चल देता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कुसुम वहाँ नहीं होती है। अरे माँ तो ढाबे पर है ही नहीं, अब क्या करूँ?
एक काम करता हूँ, तब तक माँ के हाथों का बना हुआ पुलाव खा लेता हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है। हार्दिक इतना कहकर अनजाने में ही वही 4 दिन का रखा हुआ बासी पुलाव खा लेता है, जिसे कमला के पोते ने खाया होता है। जिसके खाने के कुछ देर बाद ही हार्दिक की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत उल्टियां होने लगती है। तभी कुसुम वहां पहुंचती है और अपने बेटे को तड़पते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ मेरे लाल, तू कब आया और तेरी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना तूने? माँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था तो देखा आप यहाँ थी ही नहीं, तो मैं सीधे ढाबे पर आ गया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने वहीं रखा हुआ थोड़ा सा पुलाव खा लिया, लेकिन उसके खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा तूने वो पुलाव क्यों खा लिए? वो पुलाव तो मैंने ग्राहकों के लिए रखा था। वो 4 दिन का बासी था तो तबीयत तो खराब होनी थी। अब मैं क्या करूँ? तू जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। नहीं माँ, नहीं जाऊँगा। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप अपनी लालच करने वाली आदत छोड़ दो। इस लालच के चलते आप कभी लोगों को कंकड़ वाले चावल के पुलाव बनाकर खिला देती हो, तो कभी पैसे ज़्यादा लेती हो, पुलाव कम देती हो, तो कभी 4 दिन का बासी खिलाकर लोगों को बीमार कर देती हो। कब तक चलेगा ये सब कुछ माँ? बेटा मैं जो भी कुछ करती हूँ तेरे लिए ही तो करती हूँ, ताकि तू खुश रहे, तुझे सारे ऐशो आराम मिले। लेकिन तुझे ये सब पता चला कैसे? उसी कमला ने तेरे कान भरे होंगे। माँ, कान नहीं भरे हैं, सच बताया है। और मुझे ये लालच की कमाई नहीं चाहिए। जब लोग आपको लालची पुलाव वाली कहकर बुलाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपके हाथों का इतना अच्छा हुनर है, लोग आपके पुलाव की इतनी तारीफ करते हैं, तो आप इतनी लालच दिखाकर अपनी इज्जत क्यों खराब कर रही हैं? अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी बुरी हालत देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से फिर कभी लालच ना करने का वादा भी करती है। जानकी, सुनीता और कोमल तीनों एक टूटी हुई झोपड़ी में रहा करती थी। उन तीनों के पति काम करने बाहर गए हुए थे। वो हर महीने पैसे भेजा करते, लेकिन इस महीने एक भी पैसा नहीं भेजा था। वो पैसों के इंतजार करते हुए बैठी थी। तभी उन तीनों में से बड़ी बहू जानकी कहती है, शायद आज भी पैसा नहीं भेजा तीनों ने, इसलिए कोई आया ही नहीं पैसे देने। इस बार इनको घर आने तो दो, फिर बताती हूँ कैसा लगता है जब घर में अनाज का एक दाना ना हो। दीदी, आप बस बोलती हो, लेकिन उनके आने के बाद आप उनसे कुछ नहीं कहती। आप हमेशा ऐसा कहती हो, लेकिन उनके आते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है। छोटी है इसीलिए कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें भी हमारी परेशानियों का ख्याल है। अगर उन्हें समय पर पैसे ना मिले तो क्या कर सकते हैं? तो ये तीनों वहाँ की नौकरी छोड़कर यहाँ गांव में क्यों नहीं आ जाते? यहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए? सुनीता, जब हमारे पति बाहर इतना ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं, फिर भी महीने के आखिरी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, तो सोचो यहाँ इस गांव में ना ही हमारी जमीन है और ना ही कोई ढंग का काम, फिर कैसे हमारा घर चलेगा? उनके साथ हमें भी काम कर लेना चाहिए। साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद घर का खर्च भी निकल आएगा। तुम्हारी बात सही है। कल मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर से दूसरे दिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तीनों अपनी दुख भरी कहानियाँ, अपनी कठिनाइयाँ एक दूसरे से बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पोस्टमैन आकर उन्हें मनी ऑर्डर देकर चला जाता है। पैसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह जानकी अपनी कही बात के मुताबिक काम ढूंढने ही जा रही होती है। तभी सुनीता और कोमल कहती है, दीदी, अब नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? अभी पैसे आ गए इसीलिए। अगर ये पैसे कल नहीं आए होते तो मुझे ऐसा कहती क्या? नहीं ना, तो बस अब वही दिन सोचकर अब हमें रोज निकलना होगा काम की तलाश में, जब तक हमें काम न मिल जाए। दीदी, मैं भी आपके साथ काम ढूंढने जाऊंगी। 2 पैसे ज्यादा आएंगे तो हमें महीने के आखिर में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं कोमल, अभी तुम घर पर ही रहो, मैं पहले काम ढूंढ लूं, मुझे मिल जाए उसके बाद तुम भी अपने लिए काम ढूंढ लेना। अगर छोटी जेठानी जी को काम करना हो तो मैं घर पर ही रह जाऊंगी, आप दोनों चली जाना काम पर। अरे क्या बात है, दिमाग तो सही लगाया है तुमने। वैसे सुनीता से पूछ लेते हैं कि उसे क्या करना है या घर के बाहर का काम करना है। दीदी, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तो घर का काम ही बहुत भाता है। तो ठीक है बड़ी दीदी, आप जाओ काम ढूंढने, फिर कभी मैं चली जाऊंगी काम ढूंढने। और रही सुनीता दीदी, ये तो घर पर ही खुश है।
चलो फिर ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ और शाम को मिलते हैं। जानकी इतना कहकर निकल पड़ती है नौकरी की तलाश में। जानकी को गए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। सुनीता और कोमल बहुत चिंता में थी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी पड़ोसन कांता आती है। क्या बात है सुनीता बहू, तुम्हारी जेठानी कहीं दिख नहीं रही है? घर में है या कहीं और चली गई बिना कुछ बताए? कांता चाची, जितनी जानकारी हो इंसान को उतना ही मुंह खोलना चाहिए, वरना ज्यादा बोलने से सेहत बिगड़ जाती है। और रही बात हमारी जेठानी की, तो उनकी फिक्र मत कीजिए, वो वक्त पर आ जाएंगी। छोटी बहू, तेरी जुबान, हाय हाय सत्यानाश हो तेरा, बड़ू से बात करने की तमीज तक नहीं है। क्यों रे सुनीता बहू, कुछ संस्कार इसके अंदर भी डाल देती। संस्कार खाना नहीं देते, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। और हाँ चाची, आपको तीखी बातें सुनना पसंद नहीं है तो यहाँ से गुजरना बंद कर दीजिए। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू। अगर दीदी ने तुझे ऐसे बात करते हुए सुन लिया तो क्या सोचेंगी, और ऊपर से मुझे ही डांट पड़नी है, तो बस कर। चुप तो हो जाऊं, लेकिन नहीं हुआ जाता मुझसे। और देखो ना, अभी तक दीदी भी नहीं आई। देखो छोटी जेठानी बड़ी जेठानी आ गई। जानकी को घर आता देखकर कोमल और सुनीता बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन जानकी दुखी थी, क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, अब पैसे भी खत्म होने को हैं। तो वहीं जानकी को काम ढूंढते हुए 15 से 20 दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन कोमल बाजार की तरफ जाती है तो वहाँ उसे एक मानिक नाम का आदमी कोमल से कहता है, बहन जी, आप ऐसे सर पर हाथ लगाकर क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या आपको? बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाई साहब, आप क्या मेरी मदद करेंगे? बहुत दिनों से परेशान हूँ। हम तीनों देवरानी जेठानी, हमें कहीं काम ही नहीं मिल रहा। घर का राशन भी खत्म हो गया। इस हालत में सर पर हाथ न रखूं तो क्या करूं? अच्छा, तो आपको काम की जरूरत है ना? देखिए बहन जी, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ ना आपकी, अगर आप चाहें तो। मुझे मदद नहीं, काम चाहिए। अगर आप मेरे लिए कोई काम हो तो वो मुझे दिलवा दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे बहन जी, ऐसा मत कीजिए, आप मेरी बहन जैसी हो और बहनें पैर नहीं पकड़ती। ठीक है, मेरा एक छोटा सा दुकान है, अगर आप काम करना चाहती हैं तो मैं आपको अपनी दुकान पे काम दे दूंगा। धन्यवाद भाई साहब, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आपकी दुकान में क्या काम है? मतलब किस चीज की दुकान है? पिज्जा की दुकान है मेरी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप काम कर सकती हैं वहाँ पे। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ, आप बता दो कब से आना है। आपकी दुकान में मेरा बस चले तो मैं कल से ही आ जाऊँ। मैंने कब रोका है? जब मन हो उसी दिन से काम शुरू कर देना आप। कोमल मानिक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वालों को उसके काम के बारे में बताती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब एक दिन जानकी और सुनीता कोमल जहाँ काम करती थी वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़े पिज्जा की शॉप पर कोमल काम करती है। तभी मानिक बाहर आकर उनसे कहता है, हाँ जी, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? जी, हमें कोमल से मिलना था। क्या हम कोमल से मिल सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, वरना हम बाहर ही उसका इंतजार कर लेंगे। जब वो फ्री हो जाए बाहर भेज देना आप उसे। क्या? क्यों हो गया उसको? जो आप लोग उन्हें बाहर भेजने के लिए कह रही हैं, बता सकती हैं आप मुझे? इस दुकान का मालिक हूँ मैं। साहब, आज कोमल बिना टिफिन के काम पर आई है, इसलिए उसे खाना देने आई हूँ। बस खाना देकर चले जाएंगे हम। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? पहली बार कोमल की जेठानियाँ आई हैं, आइए बैठिए टेबल पर। मानिक जबरदस्ती जानकी और सुनीता को अंदर ले जाता है। बड़ी दुकान के अंदर जाते ही जानकी और सुनीता दोनों अपने पुराने फटी कपड़े देखकर शर्मिंदा होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी मानिक उन्हें टेबल पर बिठाता है और उनके लिए पिज्जा मंगवाता है। तभी वहाँ कोमल आती है। आप दोनों यहाँ? आपको पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को यहाँ देखकर। बताइए क्या खाएंगी? साहब, ये जो भी खाए मेरी जेठानियाँ उसका बिल मेरे पगार से काट लेना। हाँ ठीक है कोमल, वैसे तुम्हारा लंच टाइम कितने बजे से शुरू होता है? बस सर, शुरू हो गया मेरा लंच टाइम। तो ऐसा करो, तुम तीनों जेठानी देवरानी आज एक साथ मिलकर खाना खाओ, ठीक है? आज मैं खाना नहीं लाई, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपनी जेठानियों से ही बात कर लूंगी बस।
क्यों नहीं खाएगी? हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, खाना खा लो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज टिफिन घर पर नहीं छूटता तो हम दोनों को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये पिज्जा की दुकान ऐसी होती है और पिज्जा ये खाने में कैसा लगता है। जानकी पिज्जा की बात कर रही होती है, तभी उनकी टेबल पर पिज्जा आ जाता है और तीनों चौंक जाते हैं। मानिक उन्हें कहता है कि पिज्जा उसकी तरफ से है, तीनों बहुओं के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे 3 गरीब बहुओं को पिज्जा खाने को मिलता है। सरला अपने बेटे चमन से परेशान रहा करती थी क्योंकि वो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। चमन देख, कल तुझे देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि तुझे कहीं जाना है या ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है कोई। माँ, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो आप मेरी बातों को मानते क्यों नहीं हो? पहले ही मेरी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है। तो क्या मेरे पसंद की लड़की से शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद की है? तेरा अपना किया धरा था जो तू उस लड़की को इस घर में मेरे मना करने पर भी लाया था। माँ, मुझे आप फिर से सुनाने मत लगो। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चमन शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी पूजा उसका पहला प्यार थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन पूजा चमन को बार बार विदेश ले जाने की जिद करती रहती। लेकिन चमन अपने ऑफिस के कामों में फंसे होने के कारण पूजा को कहीं ले ही नहीं जा पाता था, जिस वजह से पूजा को किसी और से प्यार हुआ और पूजा उसके संग विदेश पहुंच गई। अरे सरला, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास बैठी है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं विमला, तू तो जानती है ना चमन की शादी को लेकर कितना परेशान चल रही हूँ, और वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ सरला, उसके बिना बताए किसी मंदिर ले जाकर शादी कर दे। अरे विमला, कल को लड़की को तो वही रखेगा, कहीं छोड़ दी तो क्या करूँगी मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो सब कुछ कहकर थक गई हूँ, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और सरला को अपने बेटे की शादी और उसके बढ़ती हुई उम्र की टेंशन हो रही थी। अब देर रात सरला हॉल में बैठी हुई थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या, मैं मर जाऊं काम करते हुए या मुझे कुछ हो जाए पोता पोती का बिना मुंह देखे? माँ, अब इसमें पोता पोती शादी कहाँ से आ गया? जब देखो आपका सिर्फ एक ही डायलॉग होता है। तुझे मेरी कसम है चमन, तुझे मैं जिस लड़की से बोलूंगी तू शादी करेगा। माँ, ये कैसी जबरदस्ती है? क्या है ये सब? आपको कहा तो है मैंने कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। हाँ हाँ, क्यों सुनेगा तू अपनी बूढ़ी माँ की? तेरा बाप तो मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे यहाँ तेरे जैसे नालायक बेटे के साथ छोड़ गया। मेरा एक कहना नहीं मानता, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? जो करना है वो कर लेना, नहीं करूँगा मना शादी के लिए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, तो कल ही तुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं। जब कल ही मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? जब सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? अब सरला के बेटे चमन को लड़की वाले देखने आते हैं और बात भी बन जाती है और लगे ही हाथ कुछ दिनों में चमन की शादी सोनिया से हो जाती है और सोनिया भी अपने ससुराल आती है। एक रोज सरला अपने बेटे चमन से कहती है, बेटा आज मेरा उपवास है तो तू बहू को बाहर से खिला ला। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, उसे अगर कुछ खाना ही है तो घर में बनाए और खाए। जी चलिए ना, माँ जी इतना कह रही है तो मुझे भी बाहर का कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अब चमन ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को बाहर खाने पर लेकर जाता है। मुझे तो बिरयानी खानी है, बहुत समय हो गया है कुछ अच्छा खाए हुए। 2 प्लेट बिरयानी लगा दो भैया। ये बिरयानी के ढाबे के मालिक तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। कहाँ देखा है इसे? कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? अरे ये तो मुस्तफा है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। अब मजा आएगा जब ये मेरे हैंडसम से पति को देखेगा। ये तो सोनिया ही है। और ये इसके साथ कौन है? अच्छा, तो शादी कर ली इसने? ओह, ये भी इधर ही देख रहा है। थोड़ा अपने पति के करीब बैठने की कोशिश करती हूँ। बड़ी आई मुझे जलाने वाली, इसके जैसी 10 आएगी और 10 जाएगी। बड़ा आया मुर्गी चोर, उस रात पीकर मेरे घर नहीं आया होता तो आज ये मेरा होता। अब सोनिया जानबूझकर अपने पति चमन के साथ चिपक चिपक कर बातें कर रही होती है, तो कभी चमन के कंधों पर हाथ रखती। ये सब देखकर मुस्तफा जल रहा होता है। तभी वो अपने यहाँ के लड़की छोटू से कहता है, ओ छोटू, यहाँ आइयो, वो देख कोने में देख रहा है,
हाँ वहाँ जा और उन दोनों को बोल, और कुछ चाहिए तो दे दे उनको, और नहीं चाहिए तो बिल ले और भगा उनको वहाँ से, और बोल दे दुकान बंद करने का समय हो चुका है, निकल लो यहाँ से। और कुछ खाना का भैया, अगर हो गया हो तो चलो दुकान से कट लो, बंद करने का समय हो गया है। हाँ हाँ जा रहे हैं, ये पकड़ अपने पैसे। अरे सोनिया, ये क्या तरीका है पैसे देने का? उसे तुमने पैसे फेंक कर क्यों दे दिए? आपने देखा नहीं कैसे वो हमें देखकर कह रहा था, खा लिया हो तो जाओ, दुकान बंद करना है। अच्छा ठीक है, चलो अब घर चलो, माँ अकेली होगी घर पे, हमारा इंतजार कर रही होगी। अब चमन और सोनिया घर आ जाते हैं। सरला भी अपनी बेटी बहू को साथ देखकर खुश हो रही थी। अब अगले रोज देर शाम सोनिया अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी मैं क्या कह रही थी, आज भी खाना रहने देते हैं, क्योंकि मुझे आज भी कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, और मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी तो थोड़ा वो मुझसे बातचीत भी करेंगे। घर में तो वो मुझसे दूर दूर ही रहते हैं। अरे बहू, ये तो तू एकदम सही कह रही है। मैं तो कहती हूँ रात का डिनर तुम दोनों बाहर ही किया करो, ताकि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी मिले। अब जैसे ही चमन ऑफिस से आता है, वैसे ही सोनिया चमन के साथ बाहर जाने की जिद करने लगती है, और चमन भी हार कर सोनिया को हाँ कर देता है। अब सोनिया जानबूझकर चमन को उसी बिरयानी के ढाबे पर ले जाती है जहाँ वो कल गई थी। आज फिर आगे कल मुही तू? अरे यार, जब देखो तब मुंह उठा के चली आती करमजरी नास पीटी। अरे प्यार व्यार हो गया क्या तुझे मुझसे? हाँ, जो जब देखो तब मुंह उठा के आती है, तेरे बाप का घर है क्या ये? सॉरी भाई साहब, आप किसे कह रहे हैं ये सब? अरे भाईजान, आप कैसी बात कर रहे हो? आप तो हमारे कस्टमर हो, मैं आपको ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो आपके बगल में जो मेरी फीमेल डॉग है ना, मैं उसे कह रहा हूँ, आप तो गलत समझ रहे हो। अरे मैंने देखा ही नहीं, वैसे बड़ी प्यारी है। लेकिन काटती भी है। अरे पता नहीं दिन में कितनों को काटती होगी। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। एक नंबर की डायन है, डायन। मैं तो कहता हूँ डायन विश्वासनी इससे 100 गुना अच्छी होती है। मेरा मन करता है ना इसको 2 रख के दूं, लेकिन क्या करूँ, घर वालों ने तमीज सिखा रखी है, इसलिए इसे कुछ कह नहीं पाता। और मैडम जी, आप क्यों मुंह बना रही हो? जाइए खाना खाइए। अच्छी दोस्ती है आप दोनों की। जरा आप हमारे लिए 2 प्लेट बिरयानी लगवा दो। बिरयानी खाने कुत्ते तुझे, वो भी डायन के साथ आके? अभी देता हूँ तुम दोनों को बिरयानी। इतनी तीखी बिरयानी दूंगा दोनों को कि यहाँ दोबारा नजर नहीं आओगे। जानबूझकर अपने पति को लेके आती है ना ये डायन, मटकते हुए। अब पता चलेगा इसे, कभी मटकने के लायक नहीं बचेगी। मुस्तफा बार बार सोनिया को देख रहा होता है, और सोनिया भी मुस्तफा को देखकर मुंह बना रही थी। ये सब पास बैठा चमन भी देख रहा था। तभी वो अपनी पत्नी सोनिया से कहता है, अच्छा, वैसे पहले कभी तो तुमने ऐसे बिरयानी नहीं खाई ढाबे पे आकर के? नहीं नहीं, मुझे तो इस ढाबे के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? क्योंकि तुम्हारी उस बिरयानी वाले ढाबे वाले के पुराने ताल्लुकात हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बताओ, इस मुस्तफा को कब से जानती हो और कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं इससे पहले से जानती हूँ? मैं जब हाथ धोने गया था तब वो लड़का जो काम कर रहा है उसने ही मुझे बताया ही सब कुछ। दरअसल वो मुस्तफा मेरा एक्स है, लेकिन अब मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तभी तुम 2 दिनों से यहाँ इसे देखने आ रही हो, जब कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है, और इसने जब पीकर घर में घुसकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा था तो सबने इसे बहुत मारा था। तो तुम इससे प्यार करती थी या करती हो? सच बताओ मुझे। मैं तो आपके साथ यहाँ इसे जलाने के लिए आती हूँ। ये मुझे ना पहले पसंद था और ना ही कभी होगा। अब बिना कुछ खाए पिए ही चमन सोनिया को घर ले आता है, और घर आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपको मना ही किया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी एक भी ना मानी। मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता इसके साथ करवा दिया। इसका किसी के साथ चक्कर था पहले। बहू, ये चमन क्या कह रहा है? तेरा किसी के साथ चक्कर था? 1 मिनट, अगर इसका चक्कर किसी के साथ था ना, अब तो नहीं है ना? और क्या तेरा चक्कर नहीं था? अपनी माँ की ये बात सुनकर चमन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आज के बाद वो अपनी पत्नी को कहीं भी बाहर खाने पर नहीं लेकर जाता। लवली हंसते हुए अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए सफाई कर रही होती है। तभी उसकी सास कलावती उसकी आवाज सुनकर कमरे में आकर कहती है, हंस ले और जोर जोर से हंस ले, ताकि पड़ोसियों को भी पता चले कि कलावती की बहू कैसे राक्षसों की तरह हंसती है। माँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर लवली कॉल कट करके सफाई करने लगती है और उसकी सास कलावती कहती है, अरे बहू,
सफाई तो बाद में भी हो जाएगी। तू पहले जी भरकर अपनी माँ से बतिया ले। सफाई का क्या है, इंसान गंदगी में भी रह लेगा, लेकिन बिना बात किए नहीं रह सकता। सासू माँ, सफाई तो पहले ही कर ली मैंने। वो तो यहाँ थोड़ी धूल जमी थी, मैं उसे ही साफ कर रही थी बस। मेरी नालायक बहू, अब अपनी लापरवाही छुपाने के लिए बहाने मत बना। अरे सफाई भी काम होता है और काम को जिम्मेदारी से किया जाता है। पहले काम कर ले, फिर जी भर के अपने मायके वालों से बात कर लियो। जी, मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर लवली अपना काम करने लगती है और कलावती चली जाती है। लवली अपना काम चाहे जितना भी अच्छा कर ले, उसकी सास तब भी उसे लापरवाही समझा करती। एक दिन नाश्ते के समय कलावती उसके कमरे में गुस्से में आकर कहती है, बहू तू कितनी लापरवाह है। कल शाम को ही मैंने तुझे कहा था कि मुझे सुबह 4 बजे उठा दियो, ताकि मैं अपनी खाली पेट वाली दवाई खाकर मंदिर में शांति से पाठ कर सकूं। पर अभी 8 बज रहे हैं और मुझे खुद उठना पड़ रहा है। बताओ। सासू माँ, मैंने तो आपको उठाने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाया था। आपके कानों में उसकी आवाज नहीं गई क्या? अलार्म लगाने की जगह तुम खुद माँ को जगा देती। माँ की सेहत का सवाल है, लापरवाही मत किया करो। अरे मैं अपने कामों में कभी लापरवाही नहीं करती। बहुत बढ़िया, लापरवाही खुद करो और फिर चिल्लाओ दूसरों पर। सही है। इतना कहकर कलावती मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसी शाम कलावती की पड़ोसन झुमकी घर आती है। तभी लवली उसके लिए नाश्ता लाकर उन्हें देती है और वहाँ से चली जाती है। कसम से कलावती, बहू के आने के बाद सुख ही सुख है। देख, अभी तुझे बिना मांगे ही चाय मिल गई, और तो और खाना पीना, घर का सारा काम समय पे हो जाता होगा, और मैं अपने घर में अकेली ही खटती रहती हूँ। अरे काहे का सुख, वो तो तू आई है इसलिए महारानी चाय ले आई, वरना अब तक 4 बार इसके नाम का जाप ना कर लो ना, तब तक तो इसके कान में जूं क्या लीक भी नहीं रेंगती। ऊपर से ऐसी लापरवाही से काम करती है, पूछो मत। आज सुबह ही इस बात पर मैं इसे समझा रही थी, लेकिन उसमें भी ये मुझसे बहस करने लगी। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है। तेरी बहू शक्ल से तो ऐसी मालूम नहीं होती। शक्ल से तो तू भी पोपट मालूम पड़ती है, लेकिन है क्या? नहीं ना। फिर अपनी सास की ये सारी बातें दूर खड़ी लवली सुन रही होती है, जो कहती है, हद हो गई। मतलब एक काम में मुझसे जरा से गलती क्या हो गई तो मेरी सास ने मुझे लापरवाह समझ लिया, और समझा तो समझा, उसके बाद पड़ोसन के आगे मेरी चुगली भी की। सासू माँ सच में सठिया गई है, पर कोई बात नहीं। अब जब मुझ पर लापरवाही का थप्पा लग ही गया है तो क्यों ना इनको लापरवाही के दर्शन करवा दूं। लवली जान गई थी कि उसकी सास अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। फिर क्या था, लवली ने भी सोच लिया कि जैसा सास उसे समझती है वो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। और एक दिन दोनों सास बहू मंडी में सब्जी लेने जाती है। लवली सारी सब्जी तुलवाकर सब्जी वाले को पैसे दे देती है और देखती है कि उसकी सास किसी और औरत से बातें करने में लगी है। तभी वो कहती है, अच्छा भैया, 405 रुपए हुए ना? ठीक है, ये लो। सासू माँ, सब्जी उठा लेना, मैं खीरे ले लेती हूँ। अब अपनी गपशप में लगी कलावती कहाँ लवली की बात सुनती। थोड़ी देर बाद जब वो पलटकर देखती है तो लवली उसे खीरे की दुकान पर मिलती है। वो बिना सब्जी उठाए ही उसके पास चली जाती है और दोनों घर आते हैं तो लवली कहती है, लाइए सासू माँ, सब्जी दीजिए, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। सब्जी? कौन सी सब्जी? आलू, टमाटर, बैंगन, घिया और हाँ पुदीना भी, ये सारी सब्जी। मुझे क्या पता कहाँ है सब्जियाँ? कमाल करती हो सासू माँ, मैंने आपको सब्जियाँ उठाने के लिए कहा था। अब ये तो मत कहना कि आपने सुना नहीं, क्योंकि मैंने कहा था इसका मतलब सब्जियाँ वहीं रह गई। अरे क्या सुना नहीं, बताओ। सब्जी तूने छाटी, तुलवाई तूने, पैसे तूने दिए, तो सब्जियां उठाने में तुझे मौत आ रही थी। मतलब पैसे देकर सब्जियां वहीं छोड़ाई। इतनी लापरवाह हो गई है तू। सासू माँ, मैं लापरवाह हूँ तो क्या हुआ, कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए ना। चलिए अब दोबारा मंडी चलते हैं। अरे ओ, दोबारा मंडी चलते हैं? दिमाग का इलाज करा जाके। पैसे तेरे पापा जी नहीं भेज रहे जो फूक कर आ जाओ दोबारा से। तू रहने दे, मैं खुद ही जाकर लेकर आती हूँ सब्जी। इतना कहकर कलावती दोबारा मंडी के लिए निकल जाती है और लवली मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह लवली कान में एयरफोन लगाए बिना फैन ऑफ किए ही झाड़ू लगा रही होती है।
तभी सारी धूल उड़कर सामने से आ रही कलावती के मुंह पर जाती है और वो खांसते हुए कहती है, अरे ओ नासपीटी, ये क्या कर रही है? क्या सासू माँ, क्या बड़बड़ा रही हो? थोड़ा ऊंचा बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। अरे तभी वो जाकर फैन ऑफ करती है और उसके कान से एयरफोन निकालकर सोफे पर पटकते हुए कहती है, ये पंखा चलाकर कौन झाड़ू लगा रहा है? ये तो फूल झाड़ू लग रही है। ओहो, पंखा चल रहा था क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला सासू माँ। मतलब बहू तू दिन पर दिन इतनी लापरवाह कैसे होती जा रही है? बताओ, सारी धूल मुझ पर उड़ेल दी। सासू माँ, मुझे याद ही नहीं आया कि झाड़ू लगाने से पहले पंखा भी बंद करना पड़ता है। आप सही कहती हो कि एक साथ दो काम करना लापरवाही ही होती है। मैं एक काम करती हूँ, झाड़ू कटका छोड़कर पहले आराम से गाने सुन लेती हूँ। वैसे भी झाड़ू पोछा तो मैं रोज ही करती हूँ, गाने तो मैं कभी कभी सुनती हूँ। इतना कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कलावती हैरान होकर बोलती है, ये बहू को आखिर हो क्या गया है? मैं जितनी बार इसे लापरवाह कहती हूँ, ये अगली बार उससे बड़ी लापरवाही करती है। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? लवली के अब ज्यादा लापरवाह बनने से कलावती हैरान होने लगती है। समय बीतता है और अब लवली हर छोटे छोटे काम में लापरवाही करने लगती है। एक दिन हॉल में पोछा लगाते वक्त वो जानबूझकर पंखा नहीं चलाती। तभी फोन पर बात करते हुए साहिल वहाँ आता है और गीले फर्श पर फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ता है। ओए ओए, मेरी कमर। हाय हाय, कैसे गिर गया तू? ला मुझे अपना हाथ दे। कलावती साहिल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसे उठाते उठाते वो खुद भी फर्श पर गिर जाती है और कहती है, हाय दैया, मार डाला रे। अरे नासपीटी, पोछा लगा रही है या फर्श धो रही है? इतना गीला कर रखा है फर्श। अरे अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे लवली, जब इतना गीला पोछा लगा रही थी तो पंखा भी चालू कर लेती ताकि फर्श सूख सके। ओहो, मैं कितनी लापरवाह हो गई हूँ, पंखा चालू करना भूल गई। बस कर, तेरी लापरवाही की तो हद हो गई। उस दिन पंखा बंद करना भूल गई और आज चलाना भूल गई। इतनी लापरवाह तो तू नहीं थी। हाय मेरी कमर। हाँ सासू माँ, वही तो, मुझे तो लापरवाह बनने पर आपने ही मजबूर किया है। अभी देखो ना, जब मैं सारे काम सही करती थी तब भी आपको उसमें मेरी लापरवाही नजर आती थी। फिर मैंने सोचा कि जब मुझ पर लापरवाही का टैग लग ही गया है तो क्यों ना खुल के लापरवाही कर ली जाए। मतलब ये सब तुमने जानबूझकर किया? अभी ये लापरवाही का नगाड़ा बंद करो और हमें संभालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर वो दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और दोनों उसे भी अपने साथ जमीन पर पटक देते हैं और लवली दर्द भरी आवाज में कहती है, आए हाय, मिल गई आपको शांति, अपने साथ साथ मेरी भी कमर में लचक लाकर। हाँ तो और बनने लापरवाह बहू। इसी बात पर सास बहू और बेटा जमीन पर पड़े पड़े हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।